टाइप्स ऑफ फार्मिंग। मतलब इसमें हम ये देखेंगे इस स्लाइड में कि कितनी टाइप्स की फार्मिंग होती है पूरे के पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में कौन कौन सी टाइप की एग्रीकल्चर की जाती है। पर रुको, आगे बढ़ने से पहले मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ, मैं आपकी एक बात क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर इस चैप्टर में हमने ना बहुत सारा डेटा याद रखना पड़ेगा। डेटा बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मैं अगर फसल का नाम बोलूंगा, जैसे शुगर केन है, और शुगर केन कौन सी टाइप की फसल है, मतलब ये सर्दियों में है या गर्मियों वाली फसल है, शुगर केन को कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी रेनफॉल चाहिए। अब ये तो थी एक क्रॉप की एग्जांपल, अभी हमने ना बहुत सारी क्रॉप्स की एग्जांपल याद रखनी है, कौन सी फसल कौन से मौसम में उगाई जाती है, ऐसा डाटा हमने प्रॉपरली याद करना है। पर आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं एनिमेशन के साथ और पिक्चर दिखा के आपको कंसेप्ट क्लैरिटी करवाऊंगा। तो आइए इस हेडिंग को बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करें, हमने ना पहले देखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। आपको एग्जाम में आ सकता है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, तो आपने एग्रीकल्चर का मतलब क्या याद रखना है। एग्रीकल्चर एक ऐसी आर्ट है, एक साइंस है। आर्ट और साइंस से चलता है। साइंस कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिट्टी है, मुझे पता ही नहीं होगा इसके ऊपर कौन सी फसल ग्रो करती है, तो मैं ऐसे आंखें बंद करके नहीं ना उगा सकता, हो सकता है वो फसल ही खराब हो जाए। तो एक आर्ट एंड साइंस है जिसके ऊपर क्या किया जाता है, कल्टीवेटिंग सोइल एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, जिसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में फसलों को उगाया जाता है, और साथ में रेजिंग लाइवस्टॉक, इसका मतलब क्या होता है, पशुपालन। तो बेसिकली एग्रीकल्चर में इन सभी चीजों को किया जाता है। एक आर्ट एंड साइंस है जिससे कल्टीवेटिंग सोइल, मिट्टी को कल्टीवेट किया जाता है, फसलें उगाई जाती हैं, और जिसके साथ पशुपालन, लाइव स्टॉक भी किया जाता है, उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। पहली बात समझ आ गई। अब यहाँ पर आगे बढ़ते आपने एक बात नोट कर लेनी है, जो एग्रीकल्चर है ना, वो बैकबोन है इंडिया की इकोनॉमिक। इंडिया की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बैकबोन बोली जाती है एग्रीकल्चर को। उसके कुछ कारण है। पहला कारण क्या है, इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज। जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एक लेज की कंपनी है, और लेज को बनाने के लिए क्या चाहिए, पोटैटो, आलू। तो आलू कौन प्रोवाइड करवाएगा, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी प्रोवाइड कराएगी, जिससे लेज बनेंगे। मतलब यहाँ से हमें ये प्रूव हो गया, जो एग्रीकल्चर है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को। पहला पॉइंट समझ आ गया। अगला पॉइंट है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/3 टू द जीडीपी। अगर इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट की जाए, उसमें 1/3 योगदान किसका होता है, एग्रीकल्चर का। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंडिया में एग्रीकल्चर का 1/3 कंट्रीब्यूशन है। इसका अगला पॉइंट क्या है, जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया में 1 to 1.02 मिलियंस पीपल्स को खाना प्रोवाइड करवाती है। मतलब एग्रीकल्चर से ही लोग खाते हैं। चाहे हम किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, चाहे हम बैंकिंग में काम करते हैं, चाहे हम टीचिंग में काम करते हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, खाएंगे तो हम खाना ही ना। तो खाना कौन प्रोवाइड करवाता है, एग्रीकल्चर ही खाना प्रोवाइड करवाती है। इसीलिए एग्रीकल्चर को बैकबोन बोला जाता है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एग्रीकल्चर को इंडिया की इकोनॉमिक की बैकबोन क्यों बोला जाता है। तो आपने ये सभी पॉइंट्स में बढ़िया तरीके से लिखने हैं। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, इस हेडिंग के ऊपर आते हैं। इंडिया में या पूरे के पूरे वर्ल्ड में टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कितनी टाइप की फार्मिंग आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है, उसके बाद एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहली टाइप है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एक टाइप है फार्मिंग की। अगली टाइप है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। कौन सी है भाई, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। उसके बाद थर्ड वन इज है एक्सटेंसिव फार्मिंग। कौन सी, एक्सटेंसिव फार्मिंग। एंड लास्ट वन इज ए कमर्शियल फार्मिंग। कौन सी, कमर्शियल फार्मिंग। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अब पहले की और लास्ट वाली की ब्रैकेट में मैंने लिखा है इंडिया। मतलब जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है, और कमर्शियल फार्मिंग भी इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। आपको एग्जाम में यहाँ पर इन बिटवीन क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इंडिया में कौन कौन सी फार्मिंग चारों में से प्रैक्टिस की जाती है। तो पहली और फोर्थ, मतलब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। आई होप ये इतना डाटा आपको अच्छी तरह समझ आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 3 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और जितने मर्जी एक्स्ट्रा और बना लो। पहला एग्रीकल्चर का मीनिंग, दूसरा बैकबोन क्यों बोला जाता है एग्रीकल्चर को, तीसरा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मतलब कितनी टाइप की फार्मिंग होती है। आई होप ये कंसेप्ट आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब भाई एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ये फार्मिंग को, जिसमें हम पहली फार्मिंग कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ना क्रैम करने से पहले या रटा लगाने से पहले हम ना इन तीनों शब्दों को समझते हैं, कहना क्या चाहता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, सबसिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा करना,
और फार्मिंग का मतलब होता है खेती। अब इन तीनों को मिला के क्या बना, ऐसी खेती जो लोग प्राचीन समय से, पुराने समय से अपना गुजारा करने के लिए करते थे, उसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। अब हम इसके फैक्चुअल डिटेल देखते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता होता है। तो इसका मीनिंग ये है, जो प्रैक्टिस की जाती है ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड फॉर सस्टेन देयर फैमिली, कि ऐसी एग्रीकल्चर जो स्मॉल पीसेस के ऊपर की जाती है। मतलब यहाँ पर जो किसान खेती कर रहा है वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, प्राचीन समय से यूज़ करता है। प्राचीन मतलब पुराने समय से जो पुराने टूल्स यूज़ करता है, मतलब इतना पैसा नहीं है जिसके पास, और वो सस्टेन करने के लिए, पालने के लिए अपनी फैमिली को वो फार्मिंग करता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता होता है। पहला क्वेश्चन समझ आ गया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो आपने ये लिख देना सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर प्रिमिटिव टूल्स यूज होते हैं। प्रिमिटिव टूल्स मतलब प्राचीन समय से जो टूल्स यूज करते आ रहे थे, जैसे कुछ टूल्स नाम याद आप रखने हैं यहाँ पर। जैसे आजकल देखते हो ना, लोग ट्रैक्टर के ऊपर मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं, वो लोग किसान आज के समय में भी करते हैं, पुराने टूल्स यूज करते हैं, जैसे एंड डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स। मतलब आपने कुछ नाम याद रखने हैं। HOE पहला टूल है, ये ऐसा दिखता है। उसके बाद DAO डाओ और डिगिंग स्टिक्स का यूज करके खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पर आपको MCQs में एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है, जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, प्रिमिटिव टूल कौन कौन से है, ये आपने MCQs में कुछ अलग से ऑप्शन दिए होंगे, आपने बढ़िया सही वाला करेक्ट करना है। दो फैक्चुअल डिटेल समझ आ गई। उसके बाद अगली फैक्चुअल डिटेल क्या है, फार्मिंग किसके द्वारा की जाती है। आजकल किसान देखते हैं ना, बहुत सारी लेबर्स लगा देते हैं, पर ये लोग बेचारे क्या है, गरीब किसान होते हैं, इतने अमीर नहीं होते। तो फार्मिंग करते हैं फैमिली मेंबर या कम्युनिटी के अपने लोग, लेबर बन के, मतलब या तो फैमिली के अपने बंदे होंगे, जैसे मम्मी पापा और बच्चे फैमिली में हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर, बीज बीजने में या कुछ भी काटने में फसल, या कम्युनिटी के लेबर मतलब आपस में मिलके उस कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे की फसलों को बीजवाएंगे और कटवाएंगे। आगे क्या है, यहाँ पर मॉडर्न तरीके से यूज करेंगे किसान या ओल्ड टेक्निक्स यूज करेंगे। बिल्कुल ओल्ड टेक्निक्स यूज करेंगे। तो किसान खेती कैसे करेंगे, ओल्ड टेक्निक्स एंड ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट्स आर यूज, मतलब पुराने तरीके से किसान खेती बाड़ी करेंगे और जितनी भी फसल होगी अपनी फैमिली के लिए वो गुजारे करने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद अगर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो क्या है, लो है। मतलब जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट निकल के आएगी छोटे से लैंड से, वो क्या आएगी, बहुत ज़्यादा कम होएगी। क्यों कम होएगी, क्योंकि लैंड ही उन्होंने यूज़ किया है बहुत ज़्यादा कम, और लैंड उन्होंने बेचने के लिए फसल नहीं उगाई, उन्होंने सिर्फ अपने फैमिली को पालने के लिए फसल उगाई है। आगे भाई वो किसी पेस्टिसाइड या HYV सीड्स का यूज़ करेंगे नहीं। तो नो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड HYV सीड्स, मतलब कोई भी खर्चा नहीं करेंगे। ऐसे किसान क्या करते होते हैं, फसल क्या उगाते हैं छोटे लैंड के ऊपर, फैमिली पालनी, उन्होंने पुराने टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करते। और ये डिपेंड होती है मानसून के ऊपर, मतलब कोई भी ट्यूबवेल वगैरह नहीं लगाते किसान। वो मानसून मतलब बारिश पड़ गई तो उनकी फसल अच्छी हो जाएगी, बारिश नहीं पड़ी तो उनकी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। यहाँ तक फैक्चुअल डिटेल आपको अच्छी तरह समझ आ गया, आई होप। अब आगे जाके कंसेप्ट आता है जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, उसके अलग अलग नाम है कंट्री में, अलग अलग रीजन्स में। मतलब किसी और स्टेट में किसी और नाम से जानी जाएगी, किसी और स्टेट में किसी और। आपने कुछ स्टेट्स याद रखनी है और कुछ अलग से नाम याद रखने हैं, इनके सेकंड नाम बोल सकते हो। जैसे पहला है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको बोला जाता है, आपको आ सकता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या करते हैं किसान, आज भी यूज होता है, मैं बताऊंगा क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द पैच ऑफ लैंड क्लियर बाय कटिंग ऑफ ट्री एंड बर्न। या तो कटिंग ऑफ ट्रीज करके या फसलों को बर्न करके पैच को क्लियर करते हैं। जैसे कुछ आपने ऐसी आग लगी होगी देखी, जिसमें किसान क्या करता है, जब फसल पक जाती है, ये जो फालतू बच जाता है उसको आग लगा देते हैं, और जब ये आग बुझती है, जब ये पूरा प्रोसीजर खत्म होता है, तब नई फसल उगाता है। इसलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का दूसरा नाम क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का दूसरा नाम है, और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। दो कंसेप्ट के बारे में समझ आ गया। उसके बाद इसका अगला नाम क्या है, झूमिंग कल्टीवेशन। झूमिंग कल्टीवेशन इसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन सी है, असम, मेघालय और मिजोरम वाली स्टेट्स में
इसको झूमिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। इसको याद रखने का तरीका, झूम झूम के नाच रहा है, कुछ ऐसे याद रख लो, ठीक है। और लास्ट नाम है इसका पैंगलोंग। पैंगलोंग कहाँ पर बोला जाता है? मणिपुर एंड छत्तीसगढ़ की स्टेट्स में इसको पैंगलोंग बोला जाता है। आई होप ये डिफरेंट नाम आपको अच्छे से समझ आ गए। क्वेश्चन एमसीक्यूज में अगर देखें तो कहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कोई नाम से पूछा जा सकता है, प्रिमिटिव टूल से पूछा जा सकता है, माउसन के ऊपर कौन सी फसल डिपेंड है, एचवाईवी सीड्स का यूज कौन सा नहीं करती, ये पूछा जा सकता है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा तो वो क्या बनेगा? एक्सप्लेन अबाउट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सारा राम कहानी आपने लिख देनी है। आई होप ये पहली एग्रीकल्चर की टाइप आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट एग्रीकल्चर की टाइप में बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पहले हम इन तीनों वर्ड्स का करते हैं बाय ऑपरेशन। इंटेंसिव का अगर बेसिकली आसान भाषा में बोलूँ तो इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा। उसके बाद सब्सिस्टेंस का मतलब सेम ही, गुजारा करना। और फार्मिंग का मतलब होता है खेती। हाँ, ज्यादा गुजारा करना, खेती, क्या लाइन बनी। तो आपने इसको अभी तक ये याद रखना है, ऐसे किसान जो किसी न किसी अपने छोटे से लैंड, अपनी जगह को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, इंटेंसिव यूज करते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, उसको बोला जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब जो ऐसा किसान, ये इतना ज्यादा अमीर नहीं होता, ये छोटा सा किसान होता है, बाकी हम बातें आके डिस्कस करेंगे, जो अपने खेत का या अपनी जगह का ज्यादा से ज्यादा यूज करता है, इंटेंसिव यूज करता है। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? ज्यादा यूज करना। जैसे आप अपनी ब्रेन का इंटेंसिव यूज करके कुछ भी लाइफ में बन सकते हो, वैसे ही क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, वो आगे हम पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं फैक्चुअल डिटेल, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो पहला पॉइंट है इसका, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है डन इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया विद एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग यील्ड। इसको समझो, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, वो बेसिकली ऐसे एरियाज में की जाती है जहां पर थिकली पॉपुलेशन होती है। मतलब थिकली पॉपुलेशन मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, रहने के लिए जगह होती है, और किसान के लिए खेती करने के लिए छोटी सी जगह होती है, और वो कोशिश करता है कि मैं इस छोटी सी लैंड से ही ज्यादा से ज्यादा यील्डिंग, मतलब मैक्सिमम आउटपुट निकाल दूं। मतलब निचोड़ देता है किसान। जैसे आप अपने दिमाग को निचोड़ देते हो ना, कभी मैथमेटिक्स करते हो, कभी साइंस करते हो, कभी सोशल साइंस करते हो, मतलब इंटेंसिव यूज करके आप ज्यादा नंबर लेते हो, वैसे ही किसान इंटेंसिव यूज करके खेत का ज्यादा आउटपुट लेता है। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट है भाई, मैंने पहले ही बताया था अमीर ज्यादा किसान नहीं होता ये वाला। तो बेसिकली ये वाली फार्मिंग लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, वेयर फार्मर गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम स्मॉल लैंड। समझे इस बात को? ये लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? मॉडर्न टेक्निक्स हमने यूज नहीं करनी भाई। हमने क्या है, सिर्फ और सिर्फ आम लेबर ही यूज करनी है, मशीनों का यूज नहीं करना। तो लेबर इंटेंसिव समझ आ गया, जहां पर लेबर ही यूज होती है कोई भी काम करने के लिए, बीज बीजने के लिए, फसलों को काटने के लिए, मतलब लेबर इंटेंसिव है, कोई मशीनों का यूज नहीं करना। तो फार्मर की ज्यादा से ज्यादा एम क्या होता है? मैक्सिमम आउटपुट निकाल ले। मतलब वो खेत को निचोड़ लेता है, चूस लेता है ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए, इसीलिए इसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोला जाता है। ज्यादा से ज्यादा खेतों को यूज करना। आई होप अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, थोड़ी नहीं, ज्यादा ही क्लैरिटी होगी। अगला पॉइंट है इसका, जिससे हमें पता चलता है इसके बारे में और क्या है, मोर देन वन क्रॉप कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एक साल में एक से ज्यादा फसल। अब एक से ज्यादा बोली ना, किसान 2 भी फसलें उगा सकता है, 3 भी फसलें उगा सकता है, 4 भी उगा सकता है, 5 भी उगा सकता है। ये उसकी कैपेसिटी के ऊपर बेस है। क्यों? क्योंकि उसने इंटेंसिव यूज करना है ताकि आउटपुट ज्यादा हो। तो किसान क्या करता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में अपना गुजारा करने के लिए एक से ज्यादा फसलें उगाता है। उसके बाद अगली बात, फार्मिंग फॉर फैमिली। फैमिली के लिए फार्म करता है, ज्यादा बेचने के लिए नहीं होता, क्योंकि उसके पास लैंड तो इतने ज्यादा नहीं होता ना, जगह इतना ज्यादा नहीं है। अगर जगह ज्यादा होगी तभी वो मार्केट में बेचेगा ना। लैंड कम होती है, जिसमें वो हर तरह की फसलें उगाने की कोशिश करता है। मिर्चों को उगाता है ताकि उनकी मिर्चों की जो डिमांड है घर की पूरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो को उगा देगा, आलू, उनके घर की डिमांड पूरी हो जाए। वो कोई और एक आधी फसल उगा सकता है, जिससे क्या है, उनकी घर की खपत के लिए ये सारा कंप्लीट हो जाए, उसको बाहर खरीदना ना पड़े, पैसे बच जाए उसके। अगली बात क्या है, यहाँ पर कुछ मॉडर्न इनपुट्स भी यूज किए जाते हैं। ऐसे नहीं पूरा का पूरा, जैसे हमने पिछली बार प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में देखा था, किसान बड़ा ज्यादा गरीब था। इस किसान के पास थोड़े से पैसे होते हैं, इसमें वो मॉडर्न इनपुट्स क्या क्या यूज करता है, फर्टिलाइजर यूज कर सकता है, पेस्टिसाइड यूज कर सकता है, इरिगेशन के मेथड यूज
यूज कर सकता है, बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं है, मोटर वगैरह लगा सकता है। और HYV सीड्स को भी यूज कर सकता है फॉर मोर प्रोडक्शन। अब HYV सीड्स कौन से होते हैं? नए प्रकार के बीज है जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होती है। बस आपने ये याद रखना है, दो तरह के बीज होते हैं, ट्रेडिशनल सीड्स और HYV से प्रोडक्शन ज्यादा होती है और ट्रेडिशनल से प्रोडक्शन कम होती है। बस ये याद रखना है। मतलब मेन किसान का मतलब क्या होगा? छोटे से छोटे लैंड से ये सारे इनपुट यूज करके ज्यादा आउटपुट लेना। अगले इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की लास्ट बात क्या है? नो अदर लाइवलीहुड और प्रेशर ऑन लैंड। मतलब और किसान के पास और कोई काम नहीं होता। जैसे आप लोग देखते हो बैंक में नहीं जा सकता किसान, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, सारा दिन खेतों में लगा रहता है, ठीक है। और कोई काम नहीं होता उसको, सिर्फ एक खेती बाड़ी का ही काम होता है उस किसान को, और जिसके चक्कर में लैंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। अब एक लैंड है, उसने एक ही फसल उगानी है, यहाँ पर क्या है? मोर देन वन क्रॉप, तो उस लैंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इन बिटवीन ये आ सकता है कि ऐसी कौन सी फार्मिंग है जिससे लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वो कौन सी है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज करना। इसमें आपने एरिया याद रखना है नदन के प्लेन्स, मतलब नदन के मैदानी इलाकों में, जो आप ये मैप में ही देख रहे हो, ये वाला एरिया, यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग में आउटपुट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर का यही क्वेश्चन बनेगा, हाँ भाई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो आपने ये सारा लिख देना। वैसे भी आपको नोट्स में पकी पकाई खीर मिलेगी, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई फार्मिंग। अब इसके बाद हम 3rd नंबर वाली फार्मिंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है? एक्सटेंसिव फार्मिंग। अब बेसिकली एक्सटेंसिव फार्मिंग का हिंदी में क्या मतलब होता है? विशाल भूमि खेती। ऐसे किसान जिसके पास बहुत ज्यादा विशाल, मतलब बहुत ज्यादा लैंड होती है, बहुत ज्यादा एरिया होता है जिसके ऊपर वो कल्टीवेशन करता है, उसको एक्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। हिंदी में समझ आ गया? हाँ भी, एक किसान है जिसके पास बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत ज्यादा बिग लैंड है, जिसके ऊपर वो खेती बाड़ी करता है। अब बात करते हैं इनका मीनिंग के बारे में। हाँ भाई, एक्सटेंसिव फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली इस जो फार्मिंग में ना, आपकी टेक्स्ट बुक्स में इतना ज़्यादा डाटा नहीं दिया, जितना मैं करवाऊंगा आपने उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या मतलब होता है? एक्सटेंसिव फार्मिंग मीन्स अंडर लार्ज लैंड विद लेस लेबर एंड कैपिटल, गिविंग लो यील्ड पर हेक्टेयर बट हाई टोटल आउटपुट। समझो इस बात को। इंग्लिश में जो जो मैंने बोल दिया आपने, अब हिंदी के ऊपर ध्यान देना है। मतलब एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब लार्ज लैंड को एक फार्मिंग की जाती है, लार्ज लैंड के ऊपर फार्मिंग की जाती है, और वहां पर लेबर इतनी ज्यादा नहीं लगाई जाती, ठीक है। बस आपने कंसेप्चुअल डिटेल याद रखनी है। हाँ भाई, एक तो लार्ज लैंड के ऊपर खेती बाड़ी की जाएगी, और जिसके साथ लेबर और कैपिटल लेस लगाई जाएगी। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसे। इसने क्या करना है? लेबर भी कम लगानी है और कैपिटल भी कम लगानी है। अब जो आगे 2 लाइंस है ना, इसका बड़ा डीपली मतलब है। क्या लिखा है आगे? गिविंग लो यील्ड पर हेक्टेयर बट हाई टोटल आउटपुट। मतलब इस किसान के पास ना बहुत ज्यादा एकड़ में जमीन होती है, बहुत ज्यादा एकड़ में। यहाँ पर लिखा है ना हेक्टेयर्स। हेक्टेयर्स का मतलब क्या होता है? एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ जमीन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान के पास है 2000 एकड़ जमीन है। अब यहाँ पर लिखा है ना, इसमें जो पर हेक्टेयर है, पर हेक्टेयर को अगर देखें तो उसमें ना कम उसको आउटपुट मिलती है किसान की। अगर ये 2000 एकड़ को मिला दे, मतलब सारे हेक्टेयर्स को मिला दे, तो यहाँ पर क्या है? टोटल आउटपुट क्या होती है? बड़ा ज्यादा मैक्सिमम होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। समझ आ गया? 2 बातें हैं इसमें मैंने याद रखने वाली। एक तो लार्ज लैंड और लो लेबर और कैपिटल पे की जाती है, और दूसरी लाइन ये है कि एक हेक्टेयर से उसको किसान को कम मिलता है। अगर टोटल हेक्टेयर्स मिला दे जाए तो टोटल आउटपुट जो होती है ज्यादा होती है एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। यहाँ पर पिछली बार एक्सटेंसिव फार्मिंग से ये क्वेश्चन आया था एमसीक्यूज में, ऐसी कौन सी फार्मिंग है जो पर हेक्टेयर में तो लो प्रोडक्शन देती है पर टोटल ओवरऑल में ज्यादा उसकी आउटपुट होती है? तो कौन सी है? एक्सटेंसिव फार्मिंग। आई होप ये कंसेप्चुअल डिटेल आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अगला आपने एक फैक्चुअल डिटेल एक्सटेंसिव फार्मिंग के बारे में याद रखनी है। प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग मोर एंड मोर एरिया अंडर कल्टीवेशन। जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है किसान, एरिया ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सटेंसिव लैंड होती है। एक्सटेंसिव लैंड का मतलब क्या होता है? विशाल लैंड होती है। वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है मेरा ये भी एरिया है वो कल्टीवेशन के अंडर आ जाए, और लास्ट में आउटपुट को मार्केट में बेच सकता हूँ मैं, कोई भी टेंशन वाली जरूरत नहीं है। इसका लास्ट कंसेप्ट क्या है? हाँ जी, लास्ट ही है। इतनी बातें आपने याद रखनी है, जो भी क्वेश्चन आएगा इन बातों से आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी सारा का सारा आपको नोट्स में बढ़िया तरीके से दिया जाएगा। खैर, लास्ट बात क्या है इसकी? इट इज डन इन थिनली पॉपुलेटेड एरिया। ये जो एग्रीकल्चर की टाइप है, ये थिनली मतलब कम आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है। अब इसको कोरिलेट करके देखो, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उसके पास लैंड कम था, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटेंसिव फार्मिंग ना, यहाँ
यहाँ पर क्या की जाती है, कम आबादी, जहाँ पर आबादी कम है, लोगों के पास एक्स्ट्रा लैंड है, उसके ऊपर वो कल्टीवेशन करते हैं। तो ये वाली जो फार्मिंग है, ये वाली क्या है, थिनली पॉपुलेटेड, कम आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है, जिससे किसान क्या करता है, हाई टोटल आउटपुट, ज्यादा आउटपुट निकलती है। आई होप ये सारा कंसेप्चुअल डिटेल आपको एक्सटेंसिव फार्मिंग के बारे में समझ आ गई। इसके बाद जो आपकी लास्ट हम फार्मिंग करेंगे, उसके बाद एक नई मेन हेडिंग शुरू करेंगे, और लास्ट जो फार्मिंग है उसका नाम क्या रहने वाला है, कमर्शियल फार्मिंग। बेसिकली कमर्शियल का मतलब होता है बिजनेस, और फार्मिंग का मतलब क्या होता है, खेती। ऐसी खेती जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए करता है, मार्केट में बेचने के लिए करता है, उसको कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है। इससे रिलेटेड आपको ना एग्जाम में बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इसको एग्जैक्ट हिंदी में बोला जाता है व्यावसायिक खेती, मतलब जो व्यवसायिक मतलब बिजनेस के लिए खेती की जाती है उसको कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है। तो इसका पहले देख लेते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या है, फार्मर ग्रो क्रॉप इन लार्ज फार्म टू सेल इन मार्केट। जो फार्मर होता है, कोई भी फसल है, कोई एक से ज्यादा फसलें भी हो सकती है, मार्केट में बेचने के लिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर उगाता है और उसको पकने के बाद मार्केट में बेचता है, उसको कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है। एग्जाम में आपको यहाँ पर 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता होता है, एक्सप्लेन कमर्शियल फार्मिंग, तो ये वाला आपने पॉइंट लिखना है। अगला पॉइंट जो कमर्शियल फार्मिंग में किसान यूज करता है वो क्या है, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। बहुत सारे मॉडर्न इनपुट्स का यूज करता है, जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, वो सारी चीजें यूज करता है, जैसे कीटनाशक हो गया, दवाइयाँ वगैरह डालता है। और सबसे हाई क्वालिटी के HYV सीड जो महंगे होते हैं एज कंपेरेटिवली ट्रेडिशनल सीड से, उसका यूज करता है, क्योंकि इस किसान के पास भाई पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग की अगली बात क्या है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई। जो पर हेक्टेयर है, मतलब हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 हेक्टेयर में 2.47 जो एकर्स होते हैं, जमीन होते हैं, यहाँ पर किसान की पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है, आउटकम है, जो रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा निकल के आता है। क्योंकि किसान के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, उसका मेन मकसद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को एग्रीकल्चर के अंडर लेके आना और मार्केट में लास्ट में बेचना। यहाँ पर आपने कुछ एग्जाम्पल याद रखनी है, कमर्शियल फार्मिंग कौन सी स्टेट में कौन सी फसल की जाती है, एक ही याद रखनी है, राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। पंजाब एंड हरियाणा की जो कमर्शियल क्रॉप है वो राइस है। आपको इन बिटवीन यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, नेम द क्रॉप विच इज कमर्शियल क्रॉप फॉर पंजाब एंड हरियाणा, तो राइस है इसका आंसर। ठीक है, और एक बात बता दूं, जहां पर पंजाब है वहां पर हरियाणा का 99% नाम आएगा। तो इसके ट्रिक क्या है, जहां पर पंजाब है आपने हरियाणा का नाम चुपचाप आके बंद करके लिख देना, सही हो जाएगा आपका। आई होप यहाँ तक आपको ये डेटा अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की अगेन। कमर्शियल फार्मिंग में एक टाइप होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मतलब कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, कोई भी फसल है, एक से ज़्यादा फसलें हम उगा सकते हैं बेचने के लिए मार्केट में। ठीक है, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, जब एक फसल किसान बड़े लेवल के ऊपर उगाता है, सिर्फ एक ही फसल होती है। तो इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया विद ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। बड़े कम्युनिकेशन और बड़े ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से जब कोई किसान एक ही फसल ह्यूज कैपिटल मतलब बहुत सारे पैसे लगा के उगाता है मार्केट में बेचने के लिए, उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्जाम में एक तो कमर्शियल एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो आपने वो सारा डाटा लिखना है। एक आएगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है, तो ये सारा डाटा लिखना है। अगली बात आपने याद रखनी है, कुछ फसलें जो कमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंडर आती है, जैसे असम में टी उगाई जाती है, असम के बाग, टी के बाग बड़े ज़्यादा मशहूर है। कर्नाटका में कॉफी उगाई जाती है। तो ये आपने 2 स्टेट्स याद रखने हैं, आपको ना एग्जाम में आ सकता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की एग्जांपल दो, तो आपने दोनों बता देनी है। टी कहाँ पर उगाई जाती है, असम में, कर्नाटका में क्या उगाई जाती है, कॉफी। यहाँ पर आगे क्या डाटा याद रखना है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, खास करके प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है प्रोड्यूस करती है रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पोटैटो उगा लूँ, बहुत सारे खेतों में बहुत सारे पोटैटो लगे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, लेस बनाने वाली कंपनी के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मतलब लेस किससे बनते हैं, पोटैटो से। तो मेरे पोटैटो मार्केट में जब बिकेंगे तो लेस वाली कंपनी उसको खरीद लेगी इंडस्ट्री, तो उसके लिए मैं रॉ मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ। आई होप ये यहाँ तक आपको डाटा अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ पर ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, इसकी डेवलपमेंट कौन कौन से रीजन में आज के टाइम में हो रही है, तो आपने रीजन का नाम याद रखना है। डेवलप इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ प्लेसेस में, उसके बाद सब हिमालयंस की कुछ रीजन्स में हो रही है, और वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी के कुछ क्षेत्र में आपने ये क्षेत्र याद रखने हैं, ये एरिया याद रखने हैं, जहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर की क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसकी डेवलपमेंट कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही है, तो ये सारे अपने क्षेत्र
फिर ये सारे प्लेस लिख दे रहे हैं। वैसे भी आपको नोट्स में सारी बनी बनाई खीर बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। तो हमारी ये वाली जो मेन हेडिंग है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये कंप्लीट होती है। इसके बाद हम यहाँ पर अगली मेन हेडिंग शुरू करेंगे, पर उससे पहले एग्जाम में आपको ना डिफरेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कमर्शियल एग्रीकल्चर और इंटेंसिव प्लांटेशन के बारे में बताओ, या कमर्शियल फार्मिंग या एक्सटेंसिव फार्मिंग के बीच डिफरेंस आ सकता है। तो डिफरेंस में भी आ सकता है, सिंगल सिंगल 4 क्रॉप्स के बारे में पूछ सकते हैं, 4 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये सारा क्राइटेरिया आपको अच्छी तरह समझ आ गया।